स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 11 जो कि हमारे साथ पीडियाट्रिक असेसमेंट है। आज के लेक्चर में हम पीडियाट्रिक के हवाले से जो है बात करेंगे और जो बच्चे होते हैं, जो पीड्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे कि कैसे हम जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं और उनके हेल्थ के हवाले से डेटा गैदर कर सकते हैं। आज के लेक्चर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग स्किल्स की अगर हम बात करें तो पीडियाट्रिक नर्सिंग स्किल्स के लिए हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नर्सिस के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को मैनेज करने के लिए नर्सिस के पास कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन स्किल्स के बगैर नर्सिस जो है वो पीड्स वार्ड में नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि इनके पास स्किल्स नहीं होंगे तो इनको फिर पता नहीं होगा कि कैसे हमने बच्चों को जो है मैनेज करना है, ठीक है। इस वजह से इन पीडियाट्रिक नर्सिंग स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नर्सिस को जो है जितने भी बच्चे होते हैं तो उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, ठीक है, उसके बारे में नर्सिस के पास जो है नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नॉलेज और डेवलपमेंट जो प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में नर्सिस को पता होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कैसे आप बच्चों के साथ जो है वो कायम कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे फिर आपका कहना माने, ठीक है, आपकी बातों पर वो अमल करे और आपके साथ उनकी जो है एक लगाव जो है वो बन जाए, ठीक है, जिससे आप उस रिलेशन के थ्रू आप पेशेंट को जो है अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट, कैसे आप चिल्ड्रन से और उनके वालिदैन के साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ये स्किल्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों के सेहत के हवाले से। तो कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि बच्चों को जो नर्सेस है उनको जो है बिल्कुल इजाज़त नहीं लेते कि उनके बच्चों को टच किया जाए या उनको केयर दी जाए। तो इस वजह से नर्सिस के पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो उनके पेरेंट्स को डील करे कि हमें इनको केयर देने के लिए जो है छोड़े, इनको जो है ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए छोड़े, ठीक है, उनको जो है उनकी जो परसेप्शन है उसको क्या करे, उसको चेंज करे, उसको इम्प्रूव करे। तो आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल होंगी जिसके थ्रू आप बेहतर तरीके से अपनी बात जो है उनको डिलीवर करते हैं तो इससे आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली डायनेमिक्स एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, फैमिली प्रोसेस क्या है, ठीक है, मतलब फैमिली कौन सा सिस्टम है। मुख्तलिफ फैमिली टाइप्स होते हैं, हमारे साथ एक्सटेंडेड फैमिली है, ठीक है, या दूसरी हमारे साथ क्या होती है, एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो ये मुख्तलिफ हमारे साथ फैमिली टाइप्स होते हैं। तो उसको समझना और इसी तरह से पेरेंट्स का अपने चाइल्ड्स के साथ किस तरह का रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, नर्सिस के लिए, स्टाफ के लिए। नॉलेज ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, हेल्थ को कैसे प्रमोट करनी है, मुख्तलिफ बीमारियों से कैसे बच्चों को बचाना है, इसके हवाले से नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट एजुकेशन एंड एंटीसिपेटरी गाइडेंस, ठीक है, पेशेंट को कैसे आपने एजुकेट करना है, कैसे उनको जो है आपने अपनी बात जो है वो समझानी है जिस पर वो अमल करे और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से वो अपने आप को महफूज रखे। प्रैक्टिस ऑफ थेरेप्यूटिक एंड ट्रॉमेटिक केयर, थेरेप्यूटिक और एट्रामेटिक केयर किस तरह से आप पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है, जिससे पेशेंट को किसी किस्म का ट्रामा भी ना हो और इसके साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। पेशेंट एंड फैमिली एडवोकेसी, कैसे नर्सेज जो है वो अपने पेशेंट और फैमिली के लिए एज अ एडवोकेट के तौर पर रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए जो है उनके हक में जो सही फैसले होते हैं वो करे। तो इसको कहते हैं नर्सिस रोल एज अ एडवोकेट के। नर्सिस किस तरह से एज एडवोकेट, एक वकील के तौर पर अपने पेशेंट के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। केयरिंग, सपोर्टिव एंड कल्चरली सेंसिटिव इंटरेक्शन, कैसे
पेशेंट जो है नर्सेज जो है वो पेशेंट के कल्चर को कंसीडर करते हुए उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको केयर दे सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड कोलैबोरेशन का होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। सो नर्सिस के पास ये स्किल्स भी होने चाहिए कि वो अपने पेशेंट को अपने साथ जो है ऐसे जो है डील करे कि वो पेशेंट जो है फिर नर्स के साथ कोऑर्डिनेट करे, उनके साथ कोलैबोरेट करे। और क्रिटिकल थिंकिंग का ये हर जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ पीडियाट्रिक नर्सिंग स्किल्स है जो कि नर्सिस के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर जितने भी नर्सिस होते हैं अगर वो पीड्स वार्ड में काम करती है, ठीक है, न्यूनेट्स वार्ड में काम करती है या जो बच्चों के वार्ड होते हैं, ठीक है, तो अगर ये स्किल्स ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टाफ के लिए ऐसे पेशेंट को मैनेज करना। सो पीडियाट्रिक असेसमेंट के लिए हमारे साथ जो इक्विपमेंट दरकार होते हैं, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो मंदरजा ज़ेल हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास जो है थर्मामीटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, थर्मामीटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके ज़रिए आप जो पेशेंट है उनके टेम्परेचर को चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप और स्पिग्मोमानोमीटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से पेन लाइट हो गई, इसी तरह से पल्स ऑक्सीमेट्री हो गई और कार्डियक मॉनिटर हो गया, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री के ज़रिए आप जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है उसको आप चेक करते हैं और जो कार्डियक मॉनिटर है तो उसके ज़रिए आप जो पल्स रेट है उसको आप चेक करते हैं, मेरा ख्याल से हार्ट रेट को आप चेक करते हैं। ऑटोस्कोप हो गया और ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया। ऑटोस्कोप के ज़रिए आप जो इंटरनल ईयर कैनल होता है या जो एक्सटर्नल ईयर कैनल होता है उसको आप देखते हैं और ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए आप जो आई फंक्शन वगैरह होती है उसको आप चेक करते हैं। इसी तरह से वेट मशीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके ज़रिए आप बच्चों की जो वेट है उसको आप चेक करते हैं। मेजरिंग टेप हो गई और इसके साथ साथ रिफ्लेक्स हैमर हो गया जिसके ज़रिए आप पेशेंट के जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको आप क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो कि असेसमेंट के दौरान नर्सिस को इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, फिर आते हैं असेसमेंट की तरफ। तो असेसमेंट में सबसे पहले हमारे साथ जो काम होता है वो हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री टेकिंग का होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री टेकिंग में हम बायोग्राफिक डेमोग्राफी डेटा गैदर करते हैं जिसमें हम पेशेंट का नाम, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जो एज है उसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। फिर पेरेंट्स का नाम क्या है, ठीक है, उनके पेरेंट्स कौन है और उनके भाई बहन कितने हैं जिसको हम सिबलिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस के हवाले से डेटा हम गैदर करते हैं सॉरी। इसी तरह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हवाले से हम डेटा गैदर करते हैं, ठीक है। पेरेंट ऑक्यूपेशन, उनके वालिद जो है क्या काम कर रहे हैं। एडोलेसेंट वर्क इंफॉर्मेशन, मतलब एडोलेसेंस के हवाले से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि अगर एक बच्चा जो है वो एडल्ट है, ठीक है, या एडोलेसेंट तक जो पहुंच गया है, ठीक है, तकरीबन 12 से जो 13 साल की उम्र होती है ये एडोलेसेंट एज कहलाती है, ठीक है। सो इस एज में बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब स्कूल जाते हैं या घर में है या फिलहाल स्कूल नहीं जा रहे, तो इसके हवाले से हम डेटा गैदर करते हैं। करंट हेल्थ स्टेटस में हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस है उसको चेक करते हैं कि हर तरह की वैक्सीनेशन जो है पेशेंट को की हुई है या नहीं। क्रॉनिक इलनेस और जो कंडीशन है उसके हवाले से हम डेटा गैदर करते हैं। और इसके साथ साथ व्हाट कंसर्न डू यू हैव टुडे, किस मसले के साथ आज आप हॉस्पिटल आए हुए हैं, इस बच्चे को आप हॉस्पिटल लाए हुए हैं, तो ये हम उनसे क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में जाहिर बात है एलर्जीज के हवाले से उनसे हम पूछते हैं कि किसी किस्म की एलर्जी तो पेशेंट को नहीं है, किसी किस्म की बीमारी तो पेशेंट को पहले नहीं हुई थी, या किसी किस्म का ट्रामा एक्सीडेंट, ट्रामा से मुराद कोई एक्सीडेंट या हॉस्पिटलाइजेशन में तो एडमिट नहीं किया हुआ था, कोई सर्जरी या बर्थ हिस्ट्री, मतलब इनकी पैदाइश कैसे हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या सी सेक्शन हुआ था या दूसरे प्रोसीजर्स के थ्रू जो है इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। तो इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के हवाले से जो है
हम डेटा गैदर करते हैं। इसके अलावा फैमिली मेडिकल और जो जेनेटिक हिस्ट्री होती है उसको हम गैदर करते हैं कि आपके फैमिली में कोई ख़ानदानी कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम हिस्ट्री के दौरान पेशेंट के हवाले से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगला स्टेप आता है वो है रिव्यू ऑफ द सिस्टम। रिव्यू ऑफ द सिस्टम में हम कुछ सवालात करते हैं पेशेंट से, ठीक है। सो आस्क क्वेश्चंस अबाउट ईच सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट सबसे पहले हम पेशेंट की वेट को मेजर करते हैं कि कितनी वेट है, ठीक है। हाइट को देखते हैं और इसके साथ साथ जो हेड सरकमफेरेंस है उसको चेक करते हैं कि हेड साइज जो है वो ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, एज के लिहाज से। इसी तरह से जो ग्रोथ चार्ट है उसको देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स के देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये हमारे साथ वो कंपोनेंट है जो कि हमें पेशेंट के हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है। आपको पता होगा कि हमारे साथ जो बॉडी मास इंडेक्स होता है तो वो 18.5 से लेकर 24.5 तक होता है, मेरे ख्याल में 24.5 या 25.5 तक होता है। तो ये हमारे साथ नॉर्मल रेंज है बॉडी मास इंडेक्स का। अगर किसी का वेट जो है वो 25.5 से ऊपर जाता है तो ये हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता ओबेसिटी की तरफ जाएगी। अगर 18 से नीचे आता है, ठीक है, 18 से एक पॉइंट भी नीचे आता है तो ये अंडर वेट की तरफ फिर आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। न्यूट्रिशन में हम ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से हम डेटा लेते हैं कि बच्चे को जो है कितने महीने तक जो है दूध पिलाई गई है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की गई है और फार्मूला उनको कौन सा पिलाया गया है, फेवरेट फूड बच्चे की क्या है, ठीक है, क्या ब्रेवेजेस में मतलब जूसेस में क्या पीते हैं और इनका ईटिंग हैबिट कैसा है, किस तरह से ये खाना खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, किस टाइम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम माइलस्टोन फॉर ईच एज ग्रुप, हर उम्र के जो बच्चे होते हैं तो उनके अपने माइलस्टोन होते हैं। माइलस्टोन, अच्छा जी, 18.5 से 24.9 तक, बिल्कुल ये हमारे साथ BMI बॉडी मास इंडेक्स का रेंज होता है, ठीक है। सो 18 से नीचे अगर जाता है तो अंडर वेट होगा और 24.9 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये हमारे साथ ओवरवेट आहिस्ता आहिस्ता आएगा और फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो पहले ओवरवेट होगा, फिर ओबेस, फिर ओबेसिटी की तरफ और फिर सबसे ज़्यादा मतलब वो बिल्कुल जो ख़राब मोटापा होता है तो उस तक पहुंच जाता है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशन है जिसके हवाले से हम डेटा गैदर करते हैं। हिस्ट्री जो में बीमार जी, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। सो रिव्यू ऑफ द सिस्टम, तो जो पेशेंट के मुख्तलिफ सिस्टम है, ठीक है, बॉडी सिस्टम है जिसमें स्किन आ जाता है तो पेशेंट की जो स्किन स्टेटस है उसको हम चेक करते हैं। इसी तरह से हैंड हो गया, हैंड से क्या मुराद है, H स्टैंड फॉर हेड, E स्टैंड फॉर आई, अनदर E स्टैंड फॉर ईयर, N स्टैंड फॉर नोज एंड T स्टैंड फॉर थ्रोट। हाँ जी, तो ये हो गया। इसी तरह से निक स्टेटस चेक करते हैं, चेस्ट एंड लंग्स या रिस्पायरेटरी जो स्टेटस है उसको हम चेक करते हैं, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर इफ हाइट टेकन इन सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। चेस्ट एंड लंग्स और रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम चेक करते हैं। इसी तरह से हार्ट और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो है इसको हम चेक करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को चेक करते हैं, जिनेटो यूरिनरी सिस्टम को चेक करते हैं, मस्कुलो स्केलेटल और एक्सट्रीमिटीज़ जो है इसकी हम असेसमेंट करते हैं, नर्वस सिस्टम को जिसको हम न्यूरो सिस्टम कहते हैं इसको चेक करते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारे साथ मुख्तलिफ सिस्टम है। इसके हवाले से हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनसे हम डेटा गैदर करते हैं, उनकी हम असेसमेंट करते हैं और डेटा गैदर करते हैं। सो हमारे साथ जो ओल्ड चार्ट था, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था, ठीक है, ये जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से जो है डेटा हम मेंशन करते थे। अभी अगर हम आगे जाए तो अच्छा जी, तो ये ओल्ड पार्ट जो है ना, ये निमोनिक है। ओ से ऑनसेट, एल से लोकेशन, डी से हाँ जी, ड्यूरेशन। बिल्कुल बिल्कुल ये वही है, बिल्कुल दिस ओल्ड चार्ट।
तो हमारे साथ जो चार्ट है, ठीक है, ये एक सिंपल एब्रीविएशन है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ओल्ड चार्ट। ओल्ड चार्ट, इससे हमारे साथ कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। ओ स्टैंड फॉर ऑनसेट, ठीक है, कि कब से शुरुआत हुई, कब से जो है एक प्रॉब्लम, एक मसला जो है वो शुरू हुआ है, उसको ऑनसेट कहते हैं। फिर हमारे साथ जो अगला टर्म आता है उसको हम लोकेशन कहते हैं, एल स्टैंड फॉर लोकेशन, ठीक है, कि कहाँ पर मसला जो है वो वाक़या हुआ है। फिर डी स्टैंड फॉर ड्यूरेशन, कि कब से एक प्रॉब्लम जो है वो काज हुई है। फिर सी स्टैंड फॉर करेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसी तरह से ए स्टैंड फॉर एलिवेटिंग एंड एग्रीगेटिंग, ठीक है। इसी तरह से आर स्टैंड फॉर रेडिएशन। रेडिएशन से मुराद ये है कि एक जगह पर अगर मिसाल के तौर पर पेन हो रही है, ठीक है, तो जो जहाँ पर पेन हो रही होती है, ठीक है, तो उसकी अलावा दूसरी जगह पर जो है वो पेन महसूस हो जाए तो इसको कहते हैं रेडिएटिंग पेन, जो कि असल जगह के अलावा दूसरी जगह पर भी महसूस हो, उसको हम रेडिएटिंग कहते हैं, तो रेडिएशन आता है, ठीक है। टी स्टैंड फॉर टाइम और एस स्टैंड फॉर सेवेरिटी। तो ये टर्म जो है आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है, इसको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। तो जो प्रॉब्लम होता है, जो प्रॉब्लम पेशेंट को लाहक हुई होती है, तो उसको जानने के लिए हम फिर इस ओल्ड चार्ट को यूज़ करते हैं कि कब से हुई है, आपको कहाँ पर हुई है, कितने ड्यूरेशन से है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है। इसी तरह से एलिवेटिंग मतलब ज़्यादा हो रहा है, या इसी तरह से एग्रीगेटिंग हो गया, ठीक है, रेडिएशन हो गई, टाइमिंग और सेविरिटी, ये सारी चीज़ें आगे आपको फिर इसकी जो है ज़रूरत पड़ती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हम पेशेंट की जो स्लीप और एक्टिविटी पैटर्न है उसको हम देखते हैं कि पेशेंट प्रॉपर तरीके से स्लीप कर रहा है या नहीं, इंसोमिया तो नहीं है, और इसके साथ साथ उसकी जो एक्टिविटी पैटर्न है वो कैसे है, ठीक है। इसके साथ साथ एपिटाइट के हवाले से हम डेटा जो है गैदर करते हैं कि पेशेंट को भूख लगती है या नहीं, और जितने भी बोल और ब्लैडर मूवमेंट है उसको हम देखते हैं, ठीक है, कि किसी किस्म की मतलब स्टूल में या यूरिन में किसी किस्म का मसला तो नहीं है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं हो रहा, ठीक है, या जो बोवल क्या कहते हैं कंस्टिपेशन है या डायरिया है वो तो नहीं हो रही, या लूज मोशन तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं असेसमेंट के दौरान हिस्ट्री में। सो इन अ टाइम crunch, these three questions should give you enough insight into child journal functions, सही है। So can get more detail if any positive response। So अगर ये तीन चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से जो बच्चे होते हैं उनमें क्या करें, असेस करें, इसके हवाले से प्रॉपर तरीके से आप डेटा जो है गैदर करें, तो ये तीन फैक्टर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए आप आसानी से पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको फिर आप आइडेंटिफाई डायग्नोस कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ फोकस पेडियाट्रिक असेसमेंट। अच्छा जी, जब हम पेशेंट की या जो बच्चे होते हैं उनकी असेसमेंट करते हैं तो उसमें हमारे साथ कुछ कंपोनेंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसकी असेसमेंट जो है ये हमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, फ़ायदेमंद साबित होती है। सो वो कंपोनेंट जिसमें हम क्या करते हैं, फोकस पेडियाट्रिक असेसमेंट करते हैं, तो वो कौन सी कंपोनेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप लोगों को एबीसीज का जो है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए बी सी से क्या मुराद है, ए स्टैंड फॉर एयरवे, बी स्टैंड फॉर ब्रीथिंग एंड सी स्टैंड फॉर सर्कुलेशन। सो एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन सिस्टम जो है ये आप चेक करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ पेट स्टैंड फॉर पीडियाट्रिक असेसमेंट ट्राइंगल, ये हमारे साथ एक टूल है, ठीक है, पीडियाट्रिक असेसमेंट ट्राइंगल। सो ऑन गोइंग ट्रायज में हम जितने भी माइनर वर्सेस सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होते हैं तो उसको हम देखते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम फोकस मसाइल होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मसला है पेशेंट को जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे हम अब डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग इसको
सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। पेट में अगर हम बात करें तो पेट से क्या मुराद है, पीडियाट्रिक असेसमेंट ट्रायंगल है, तो इसमें हमारे साथ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। सो जनरल अपीयरेंस हो गई, जनरल अपीयरेंस को हम देखते हैं कि फिजिकली पेशेंट हमें कैसे दिखाई दे रहा है, फिजिकली पेशेंट की जो कंडीशन है वो कैसी है, तो इसको हम कहते हैं जनरल अपीयरेंस। इसमें हम उनकी स्किन कलर देखते हैं, उनके जो पोस्चर है, उनके जो गेट्स है, जितने भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वर्क ऑफ ब्रीथिंग, उनका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कैसा है, ठीक है। किसी किस्म की टिकिपनिया या ब्रेडिपनिया तो पेशेंट को नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह से सर्कुलेशन टू द स्किन, स्किन को जो है प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन हो रही है या नहीं, अगर नहीं हो रही तो जाहिर बात है इसकी वजह से फिर उनकी जो स्किन कलर है वो डिस्कलरेशन का शिकार होगी, और बहुत सारे आपको एबनॉर्मल कंडीशन जो है वो फिर नज़र आएंगे। सही है, तो इसको हम देखते हैं। इसी तरह से इनिशियल असेसमेंट के दौरान सबसे जो पहला काम हम प्राइमरी डेटा गैदरिंग करते हैं, तो प्राइमरी सोर्स के दौरान या प्राइमरी सोर्स में हम क्या करते हैं, प्राइमरी असेसमेंट के दौरान हम सबसे पहले एयरवे को देखते हैं कि पेशेंट की जो एयरवे है वो क्लियर है या नहीं, ठीक है। सांस लेने में पेशेंट को किसी किस्म की दुश्वारी तो नहीं हो रही, या किसी किस्म की फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं हुई इन द एयरवे। सही है। इसी तरह से ब्रीथिंग पैटर्न को हम चेक करते हैं पेशेंट की कि टेकिपनिया या ब्रेडिपनिया तो नहीं हुई पेशेंट को, या एपनिया तो पेशेंट को नहीं हो रही। एपनिया किसे कहते हैं, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, इस कॉल्ड एपनिया। ब्रेडिपनिया मतलब एबनॉर्मल लो रेट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब नॉर्मली जो ब्रीथिंग रेट है वो कितनी है, पर मिनट के लिहाज से 12 से लेकर 20 ब्रीथ ये हमारे साथ नॉर्मल होती है, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो 12 से लेकर 20 तक जो है सांस इन आउट करते रहते हैं, तो ये हमारे साथ नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है। सही है। सो अगर 20 से ऊपर ऊपर होता है तो उसको हम टेकिपनिया कहेंगे, अगर 12 से नीचे आता है तो उसको हम ब्रेडिपनिया कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से सर्कुलेशन सिस्टम को देखते हैं, और डी से क्या मुराद है, डी से मुराद डिसेबिलिटी, किसी किस्म की अगर डिसेबिलिटी है पेशेंट को, ठीक है, तो उसको हम प्राइमरी असेसमेंट को दौरान देखते हैं, प्राइमरी असेसमेंट सोर्स में। जबकि सेकेंडरी असेसमेंट में हम पेशेंट की जो एक्सपोजर है कि किस चीज़ को वो एक्सपोज हुआ था, ठीक है, किस चीज़ का जो है उसको सामना हुआ था, फुल सेट ऑफ वाइटल, वाइटल जितने भी है उसके वाइटल साइन चेक करते हैं। जी स्टैंड फॉर गिव कंफर्ट मेजर्स इंक्लूडिंग, इसमें हम पेन असेसमेंट भी क्या करते हैं, चेक करते हैं कि पेशेंट को किसी किस्म की पेन तो नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको हम चेक करते हैं। इसी तरह से हेड टू टो असेसमेंट करते हैं, पेशेंट की सर से लेकर पाँव तक मुकम्मल उनका डेटा हम लेते हैं। और आई स्टैंड फॉर इंस्पेक्ट पोस्टीरियर सरफेस, जो पोस्टीरियर सरफेस है उसको हम चेक करते हैं, स्किन को, मतलब किसी किस्म के रेशेस या ब्रूसिंग तो पेशेंट को नहीं हुई। तो ये हम सेकेंडरी डेटा में ये डेटा जो है गैदर करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। फिजिकल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो फिजिकल असेसमेंट जब हम करते हैं तो ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो जिसमें हमारे साथ हर एक स्टेप जो है एक ऑर्डर में होता है, ठीक है, ऑर्डर के साथ हम चलते हैं। सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम सर से शुरू करते हैं और पाँव तक जाते हैं। सो हेड टू टू प्रोसेस होता है हमारे साथ, बट फ्लेक्सिबिली is essential, and be kind and gentle but firm, direct and honest, ठीक है। इसमें जो है आपने बच्चे के साथ बिल्कुल नरम लहजे में जो है बात करनी होती है, उनके साथ डीलिंग करनी होती है, और बिल्कुल काइंडनेस और जेंटलनेस से जो है आपने क्या करना होता है, काम लेना होता है, और पेशेंट को जो है फिजिकली क्या करना होता है, असेस करना होता है। क्योंकि बच्चे होते हैं अक्सर जो है डर जाते हैं, फियरनेस का शिकार हो जाते हैं, तो फिर इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो स्किल नर्सेज होते हैं उनके पास ये स्किल होती है कि वो बच्चों को जो है बहुत जल्दी अपने साथ फ्रेंडली बना लेते हैं, अपने दोस्त बना लेते हैं। तो इस वजह से जो बच्चे होते हैं वो भी फिर नर्सेज के साथ कोऑपरेट करते हैं, और जो डेटा है उसको गैदर करने में नर्सेज की हेल्प करते हैं।
जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, अगर फिजिकल असेसमेंट की हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर में हम मंदरजा झेल चीज़ें देखते हैं। तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन हम बच्चे की देखते हैं, ठीक है, कि बच्चे की जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसी है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। किसी किस्म के डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, किसी किस्म की कंफ्यूजन का तो शिकार नहीं, तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट की जो पोस्चर है, जो मूवमेंट है, ठीक है, हरकत है, उसको देखते हुए हम क्या करते हैं, डेटा जो है लेते हैं और फिर उसको कंक्लूड करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हुए उनके जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से हाइजीन को देखते हैं कि पेशेंट जो है, बच्चे जो है वो अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं या नहीं, या वो खुद जो है साफ़ सुथरे है या नहीं, ठीक है। उनके बिहेवियर को देखा जाता है, इसी तरह से उनकी डेवलपमेंटल स्टेटस को देखी जाती है, जिसमें उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी आ जाती है और मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाती है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आ जाती है, सोशल डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो ये डेवलपमेंटल स्टेटस जो है हम क्या करते हैं, जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर के दौरान इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। वाइटल साइन तो आप सबको पता है कि हमारे साथ जो 4 बेसिक वाइटल साइन है, इसमें आपके पास टेम्परेचर आ जाता है, पल्स रेट आ जाता है, ब्रीथिंग आ जाती है और क्या आ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट आ जाता है। सो ये आपके पास 4 है। जो अभी 5वां नया वाइटल साइन मेंशन हुआ है, तो वो आपके पास कौन-सा है? जो 5th वाइटल साइन है वो आपके पास पेन है। तो पेन जो है ये हमारे साथ 5th न्यूली कंसीडर वाइटल साइन है, ठीक है? जो कि अभी मुतारिफ किया गया है। सो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और जो ब्लड प्रेशर है ये पहले से थे, अभी जो 5वां ऐड हुआ है तो वो हमारे साथ कौन-सा है? वो हमारे साथ पेन है। ओके। सो टेम्परेचर रेक्टल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब हमें बहुत ज़्यादा जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, ठीक है, तो फिर हम रेक्टल टेम्परेचर जो है ये लेते हैं। रेक्टल टेम्परेचर जो है ये हमेशा हमें 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा जो है हमें टेम्परेचर बताती है, ठीक है, जो कि एक्यूरेट होती है। हम ओरली जो लेते हैं तो वो हमें क्या करती है, वो हमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है मतलब नॉर्मल कितनी है, 37.5 तक, 36 से 37.5 तक नॉर्मल हमारे साथ टेम्परेचर है। तो ओरल हमें सही बताती है, जबकि रेक्टल जो है ये हमें, अगर ओरली आप लेते हैं 37.5 है, अगर उसी को आप रेक्टल लेते हैं तो वो आपको फिर क्या दिखाएगी, 38.5 दिखाएगी, मतलब पूरा 1 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा आपको दिखाती है। तो रेक्टल जो है ये हमारे साथ मोस्ट एक्यूरेट रूट है फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर असेसमेंट, ठीक है। जो एक्सिलरी होता है जिसको सही है, हम, मोस्टली हम न्यूबॉर्न बेबीज का लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसके लिए हम लेते हैं। क्योंकि हम पीडियाट्रिक असेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर हम बच्चों के लिए फिर इस तरह से करते हैं, सही है। इसी तरह से मैं क्या बता रहा था? एक्सिलरी के हवाले से मैं आपको बता रहा था, जो आर्मपिट्स होता है, ठीक है? तो वो जो है आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम टेम्परेचर बताती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है। पल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे साथ एपिकल ऑन ऑल चिल्ड्रंस अंडर 1 ईयर, जो 1 साल की कम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम कौन-सा पल्स लेते हैं? एपिकल पल्स लेते हैं। एपिकल पल्स हमारे साथ कौन-सा है? ये आगे डायग्राम आएगा तो फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता सर दूँगा। ये जो स्टर्नम और निपल जो होता है इसके हाँ जी, बीच बिल्कुल। में लिकेशन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो एपिकल ऑन ऑल चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर्स, ठीक है? 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनकी हम एपिकल पल्स लेते हैं, 1 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इन्फेंट यूज़ एब्डोमिनल मसल, जो बच्चे होते हैं तो वो एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनकी जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हुए हम उनकी जो ब्रीथिंग रेट है उसको मेजर करते हैं। बच्चों की जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मली ज़्यादा भी होती है, ठीक है। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है, एडमिशन बेस लाइन, ठीक है। ब्लड प्रेशर हम उनकी चेक करते हैं बेस लाइन को। इसी तरह से जो फिफ्थ वाइटल साइन है जो कि हमारे साथ क्या है, पेन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो इसकी हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ पर आपको ये रेंज याद होने चाहिए, एमसीक्यूज़ में ये रेंज जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्फेंट्स की, इन्फेंट्स और न्यूनेट्स में क्या फ़र्क है, किसी को पता है न्यूनेट्स किसे कहते हैं और इन्फेंट्स किसे कहते हैं? यस सर। जी, जी बताएँ। यस सर। सर एक 1 दिन से लेकर 30 डेज़ तक इसको न्यूनेट बोलते हैं और इन्फेंट व वो 1 ईयर बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। जो बच्चे पैदा होते हैं तो पैदाइश से लेकर पहले जो 28 दिन या 1 महीने का जो टाइम पीरियड के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको हम न्यूनेट्स कहते हैं। और फिर 1 महीने से लेकर 1 साल के अंदर के जितनी उम्र के बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं, ठीक है? वेरी गुड अब्दुल्ला। अच्छा जी, तो इन्फेंट्स की अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो उनकी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? 80 टू 150 बीट्स पर मिनट, ये आपके पास नॉर्मल हार्ट रेट होता है इन्फेंट्स का। इसी तरह से रिस्पायरेटरी रेट को अगर देखें तो रिस्पायरेटरी रेट इनका भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्या होता है? 24 से लेकर 38 ब्रीथ पर मिनट होते हैं, मतलब 1 मिनट में 24 से लेकर 38 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। इसी तरह से इनकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है तो वो क्या होती है? 65 से लेकर 100, ठीक है? 65 से लेकर 100 तक जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है। डायस्टोलिक जो है 45 से 65 तक होती है। इसी तरह से फिर आपके पास टोडलर आ जाते हैं। टोडलर से मुराद वो बच्चे जो कि घुटनों के बल जो है चलते फिरते हैं, ठीक है? उनको टोडलर कहते हैं, जो कि 1 साल या 1 साल से लेकर 2 या 3 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनको टोडलर कहते हैं। तो उनकी अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो 70 से लेकर 110 तक उनकी हार्ट रेट होती है, पर मिनट के लिहाज से उनकी हार्ट बीट कर रही होती है, ठीक है? रिस्पायरेटरी रेट जो है ये थोड़ा-सा डिक्रीज़ हो जाता है, 22 से 30 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है। ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक 90 से 105 और डायस्टोलिक जो है 55 से 70 तक जो है ये आ जाती है। फिर जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं जो कि 4 साल की उम्र से लेकर 6 साल की उम्र तक होते हैं, ठीक है? या 8 साल की उम्र तक होते हैं, तो ये स्कूल एज बच्चे होते हैं। इनकी एज 60 से लेकर 100, सॉरी, जो हार्ट रेट है वो 60 से लेकर 110 बीट पर मिनट होती है हार्ट रेट। इसी तरह से रिस्पायरेटरी रेट 14 टू 22 हो जाती है ब्रीथ पर मिनट। सिस्टोलिक प्रेशर जो है 90 टू 120 और डायस्टोलिक जो है 60 टू 75 हो जाती है। फिर जितना ऊपर आगे आगे जाती है इनकी एज तो फिर इस तरह से ये सारे चीज़ें जो है नॉर्मल की तरफ आ जाती है, जो कि हमारे साथ जो एडल्ट नॉर्मल जितनी भी रेंज है वो उसमें आ जाती है। एडोलेसेंस में इनकी एज, सॉरी, इनकी हार्ट रेट 60 टू 100 हो जाती है, जो कि नॉर्मल हार्ट रेट है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया नॉर्मल रेंज है। रिस्पायरेटरी रेट जो है 12 से 22 या 12 से 20 तक ये ब्रीथिंग रेट, सॉरी, रिस्पायरेटरी रेट होती है, मतलब ब्रीथिंग रेट कि 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा वो सांस अंदर की तरफ लेते हैं और बाहर की तरफ छोड़ते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर 110 टू 125 और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 65 टू 85 होता है, ठीक है? तो ये चार्ट जो है आप स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, इससे लाजमी तौर पर 2 या 3 एमसीक्यूज़ तो आते ही हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए, सही है? अच्छा जी, फिज़िकल असेसमेंट में हम जनरली जो चीज़ें देखते हैं तो उसमें स्किन आ जाती है, हेयर, नेल्स हम चेक करते हैं, हेड, नेक, लिम्फ नोड्स ये हम चेक करते हैं, ईयर, आइज़, नोज़ और थ्रोट ये चेक करते हैं, चेस्ट, टेनर स्केल्स चेक करते हैं, हार्ट, एब्डोमेन, जेनिटेलिया, टेनर स्केल हो गए, रेक्टल, मस्कुलोस्केलेटल में हम क्या करते हैं, फीट, लेग, बैक और गेट्स ये सारी चीज़ें जो हैं हम चेक करते हैं। तो इसको हम आगे सर डिटेल, टेनर स्केल क्या होता है? टेनर स्केल ये अभी मुझे भी पता नहीं है, आगे आएगा तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, सही जी है? जी। अच्छा जी, फिजिकल असेसमेंट 4 बेसिक स्किल्स।
सो फिजिकल असेसमेंट ये तो हमने ऑलरेडी स्टार्ट में ही पढ़े हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। यूनिट नंबर 3 या 4 में हमने पढ़े थे जो कार्डिनल साइन है हमारे साथ, ठीक है, असेसमेंट के लिए, या जो कार्डिनल टेक्निक्स है जिसमें इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, एस्कल्टेशन, ये 4 चीज़ें आती है। तो ये तो आप सबको पता होगा इसके बारे में। इंस्पेक्शन होगी, पल्पेशन, परकशन और एस्कल्टेशन, ये 4 बेसिक स्किल है। इसको कार्डिनल टेक्निक्स भी कहते हैं, ठीक है। कार्डिनल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक। सीक्वेंस फॉर एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के लिए भी सीक्वेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर एस्कल्टेशन करते हैं, स्टेथोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, फिर परकशन करते हैं और लास्ट में हम पल्पेशन करते हैं। जबकि नॉर्मली जब हेड टू टो करते हैं तो नॉर्मली फिर हम पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं और लास्ट में एस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन जब एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और इससे भी आपके एग्जाम में एमसीक्यूज लाजमी तौर पर ये दोनों आए होंगे। आपको कहेंगे कि नॉर्मल हमारे साथ जो ऑर्डर है वो क्या है, और एब्डोमिनल सीक्वेंस में फिर हमारे साथ ऑर्डर कैसा बनता है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। सही है, ये दोनों एमसीक्यूज में आए हैं। अच्छा जी, इंस्पेक्शन में आप सबको पता है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं। सो यूज़ ऑल योर सेंसेस, द एसेंशियल फर्स्ट स्टेप ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें आप क्या करते हैं, अपने तमाम सेंसेस को यूज़ करते हुए पेशेंट की हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फिज़िकल एग्जामिनेशन में। ये हमारे साथ सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। तो इसमें हम पेशेंट के जितने भी सर से लेकर पाँव तक उसकी हम क्या करते हैं, पूरी फिजिकल कंडीशन को देखते हैं कि कैसे दिखाई देते हैं, स्किन कलर कैसी है, ठीक है, पोस्चर, सारी जितने भी बातें हैं वो हम मॉनिटर करते हैं। फिर पल्पेशन है, तो पल्पेशन में हम अपने फिंगर्स और पाम को यूज़ करते हुए पेशेंट की क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। तो इसमें हम अपने हाथ के फिंगर्स और पाम को यूज़ करते हुए पेशेंट की टेम्परेचर, हाइड्रेशन, टेक्सचर, शेप, मूवमेंट, एरियाज ऑफ टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बच्चों पर ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, पल्पेशन जो है हम इन चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से वार्म हैंड्स एंड शॉर्ट नेल्स, पल्पेट एरिया ऑफ टेंडरनेस, पेन लास्ट, ठीक है। एरियाज ऑफ टेंडरनेस मतलब वो जगह जिसको जिसको आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं और फिर छोड़ते हैं तो पेशेंट को पेन फील होती है, तो इसको हम टेंडरनेस कहते हैं। उसको हम पल्पेट करते हैं। टॉक विद द चाइल्ड ड्यूरिंग पल्पेशन टू हेल्प हिम रिलैक्स, पेशेंट को रिलैक्स रखने के लिए आप उनके साथ गपशप भी लगाते हैं ताकि बच्चे जो है वो डरे ना, खौफ का शिकार ना हो। बी ऑब्जर्वेंट ऑफ रिएक्शन टू पल्पेशन, और जब आप पेशेंट को पल्पेट कर रहे हो तो इस दौरान आपने उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उस पर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि बच्चे जो है वो इतने ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेटरी नहीं होते, बताते नहीं हैं, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से ही आपको सारा डेटा जो है मिलेगा। मूव फार्मली विदाउट हेजिटेशन, और जब आप पेशेंट की चेकअप कर रहे होते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जो है आप उनको चेक करें, ठीक है। किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार जो है आपने नहीं होना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है।